जिंदगी में मायने ये नहीं रखता है कि आपने क्या किया है। मायने ये रखता है कि अब आप क्या करने वाले हैं और वर्तमान में लिया गया निर्णय आपका भविष्य निर्मित करेगा। तो भविष्य के लिए आपको वर्तमान के निर्णय बड़े ही संभल कर लेने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 23 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को इस मोटिवेशनल कोट के साथ में। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने आप को नहीं बदलता, उसने अपनी रणनीतियों को नहीं बदला है, उसने कई समय से असफलताओं का सामना किया है। यदि वो अपनी रणनीतियों को बदलता है तो जल्द ही उसे सफलता हासिल होगी, लेकिन वो तब जब वो अपने आप को बदलेगा। देखिए, इंसान का मन जो है वो खुद से कभी झूठ नहीं बोलता है, और आपका मन जब ये कहे कि अभी तैयारी नहीं हुई है तो आप लोगों को थोड़ा और वक्त लेना चाहिए अपनी तैयारी के लिए, और अपनी तैयारी को और मजबूती देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर्स, और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उनका एक क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां पर जाकर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां तक कि आप लोग ये भी टेस्ट जरूर कीजिएगा कि पिछले 7 दिन के अंदर जो पहले के करंट अफेयर हैं क्या वो आप लोगों को याद हैं, तो उन्हें भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। 23 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो संयंत्र है उसको बनाएगी? मतलब ये प्लांट जो है ग्रीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हर वर्ड का मीन्स हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज ग्रीन। ग्रीन का मीन्स ये है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो वो ग्रीन के कैटेगरी के अंदर आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर आता है, लेकिन एज ए फ्यूल हम लोग हाइड्रोजन को काम में ले सकते हैं। तो जब ऐसे हाइड्रोजन को काम में लिया जाए जो कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और इसके लिए प्लांट जो निर्मित किया जाए उसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। और ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जाएगा मथुरा के अंदर, और बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट के थ्रू ये काम किया जाएगा, एनवायरनमेंट के लिए काम किया जाएगा। यहां पर देखिए, यदि हम लोग इस कहानी को शुरू करें 2015 से, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, कॉप 21 की मीटिंग हुई थी, और वहां पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एसडीजी उनका निर्धारण किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ये चीज डिसाइड की गई थी कि हम 2030 तक टोटल 17 जो सस्टेनेबल गोल हैं उनको हम लोग अचीव करेंगे। और भारत ने इस ट्रीटी को इसको साइन कब किया था? वर्ष 2016 के अंदर। तो हम लोग कहें कि 1 नवंबर 2016 के अंदर भारत जो था वो इसके अंदर शामिल हुआ था। फिर यहां पे देखिए, इसीलिए तो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कैसे रिमूव की जाएगी ये हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन जो है वो पानी के अंदर रहती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो जल है इसका फॉर्मूला लिखते हैं HOH। HOH जो है ये इसका फॉर्मूला है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं जबकि ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। इसको हम लोग यदि हाइड्रोजन को अलग करना चाहें तो हम जिन मेथड्स को काम में लेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर अभी हम लोग समझेंगे, और ये प्लांट जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा निर्मित किया गया है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी कहती क्या है। यहां पर 2 मेथड जो है वो काम में लिए जाते हैं हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए। पहला जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हम लोग ये कह सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर आप लोग ये समझिए कि पानी के अंदर जो है वो एक विंड प्लांट जो है वो यहां पर लगाया गया है। इससे क्या होगा कि जनरेटर जो है वो मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाएगा यहां पर जो एनोड और कैथोड निर्मित किए गए हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहां पर किया जा रहा है। इस इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को दोनों को अलग कर देता है, और जैसे ही हाइड्रोजन यहां से अलग होता है तो उनको एक टैंक के अंदर स्टोर कर लिया जाता है जो कि कहलाते हैं सेफ्टी स्टोर्ड।
तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन स्टोर हो गई है तो फिर इसको यूज किया जाएगा कहां पर, एनर्जी के अंदर। तो एज ए फ्यूल जो है ये हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रॉन का यूज करके जब किसी सॉल्यूशन से हम लोग किसी परफेक्ट मटेरियल को, प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। सेकंड मेथड इसका ये कहता है कि नेचुरल गैस की तरह जो है वो हाइड्रोजन प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यहां पर नेचुरल गैस की कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड है इसकी तरफ बढ़ते हैं और हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल जो है वो यूज किया जा सकता है। देखिए हाइड्रोजन की हम लोग बात करें तो इसके आइसोटॉप जो हैं वो कहलाते हैं 1h1, 1h2 और 1h3। ठीक है, तो यहां पर 3 आइसोटॉप जो हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है, देखिए ये जो आवर्त सारणी है इसको मेंडले ने इसका इन्वेंशन किया था, लेकिन यदि पूछा जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इन्वेंटर कौन है तो आप लोग याद रखना मौजले जो है, मौजले ये कौन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इन्वेंटर है। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। डायग्राम तो हमने समझ ही लिया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट जो है वो स्थापित की गई है कहां पर, मथुरा के अंदर। और द प्रोजेक्ट्स अनाउंस्ड अर्लियर पर्टेन टू ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन का मीन्स हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब ग्रीन एनर्जी का यूज करके हाइड्रोजन को निर्मित किया जाएगा तो उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, ग्रीन हाइड्रोजन। इससे फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है वो काफी कम हो जाएगी और हम लोग कहें कि गल्फ कंट्री से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट भी काफी हद तक कम हो जाएगा, तो उन पर डिपेंडेंसी हमारी काफी कम हो जाएगी। तो मथुरा के अंदर, आगरा के अंदर आप लोग को पता होगा कि ताजमहल के ऊपर जो संगमरमर है तो वो क्या हुआ है कि धीरे धीरे खराब होने लग गया है, क्योंकि वहां पर कार्बन का डिपोजिशन ज्यादा है। इस कारण से अब जो है वहां पर ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की यदि हम लोग बात करें तो इसके द्वारा मथुरा रिफाइनरी के अंदर पहला प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है हाइड्रोजन का। और अभी यहाँ पर चेयरपर्सन कौन है आईओसी के, वो है श्रीकांत माधव वैद्य। और इन्होंने बताया है कि अगले 10 साल के अंदर हम लोग ग्रीन फ्यूल को जो है वो प्रमोट करेंगे। एक कंपनी और है, आप लोग को पता होगा एनटीपीसी के बारे में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी के द्वारा ग्रीन जो फ्यूल है इसके और काफी सारे कदम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। यदि हम लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की तो एनटीपीसी का ये टारगेट है कि 2032 तक रिन्यूएबल एनर्जी लगभग 60 गीगावाट तक प्रोड्यूस की जाए। तो एनटीपीसी हुई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये क्या करते हैं, ये समाज की, सोसाइटी के लिए काम करते हैं और इसी को ही क्या कहा जाता है, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका 5,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, पिछले 3 साल के अंदर वो प्रॉफिट के अंदर चल रही है, तो उनकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो बन जाती है और उनको समाज के लिए कुछ काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट है चेयरमैन का आईओसी के कि वी हैव ए विंड पावर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो इनके द्वारा विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि वहां पर थार का डेजर्ट है और वहां पर विंड जो है वो बिना किसी हर्डल के, बिना किसी रुकावट के बहुत ही तेज गति से बहती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देता हूं। देखिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ के अंदर ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटोरियल लाइन। और आप लोग को बताना है कि नदर्न हेमिस्फीयर या फिर सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में से कहां पर ज्यादा तेज गति से, हाई स्पीड से विंड जो हैं वो फ्लो करती हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट? तो मस्तिष्क दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को ये ब्रेन डे मनाया जाता है। देखिए मस्तिष्क को स्वस्थ रखना यानी कि ब्रेन को हेल्दी रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है हमारी बॉडी के लिए और इसके लिए इसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, इसके साथ में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसके साथ में जल H2O जो है इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा H2O पानी की जो मात्रा है वो कहाँ पाई जाती है, तो हमारे ब्रेन के अंदर H2O की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ में न्यूट्रिशन जो है उनको जब सप्लाई किया जाता है ब्रेन तक तो भी ब्रेन जो है वो काफी ग्रो करता है। ग्रो करने का मीन्स क्या है? ब्रेन का जो वेट है
वो होता है 1.4 केजी, या हम लोग कहें कि 1400 ग्राम जो है ये इसका वजन होता है। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को एवरेज जो वेट है। यदि मान लीजिए कि 1300 ग्राम से नीचे जो है वजन है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आपकी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो कहीं डाउन हैं। और यदि इसके ज्यादा होती हैं तो कैपेबिलिटीज काफी हाई रहती है। जैसे हम लोग बात करें एल्बर्ट आइंस्टीन की, तो उनके दिमाग का वजन जो था वो काफी ज्यादा था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कई सेक्शन जो हैं वो दिमाग के बताए जा रहे हैं। हम लोग और बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए सेरिब्रम का आप लोगों ने, यानी कि मस्तिष्क की जो ब्रेन को पार्ट है उसमें काफी इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम। और फिर यहाँ पर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और ये मास्टर ग्लैंड क्या काम करती है कि जितनी भी अदर जो ग्लैंड्स है उस पर कंट्रोल करने का काम करती है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। मटर का जो दाना होता है इसके समान ही इसका क्या होता है, इसका साइज होता है। यहाँ पर आप लोग के लिए एक और है, देखिए यहाँ पर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखता है। तो हाइपोथैलेमस आप लोग को याद करना है। सेरिबेलम जो है ये आप लोग को याद करना है। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों आप लोग को याद करने हैं, ठीक है। स्पाइनल कोड से ये कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो न्यूरॉन्स के थ्रू वो मस्तिष्क के ब्रेन के अलग अलग पार्ट में पहुंच जाती है। जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, वेंट्रिकल्स हैं, सेरिबेलम है, फिर सेरिब्रम है। तो यहाँ पर आप लोग को ये सब जो है वो याद करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए कई सारी लेयर जो हैं वो दिमाग के अंदर पाई जाती हैं, मस्तिष्क के अंदर। और यहीं पर पानी की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो काफी छोटी होती है, लेकिन वर्क जो है ये इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। देखिए आप लोगों ने अभी एक बीमारी का, डिजीज का नाम जरूर सुना होगा, म्यूकोरमाइकोसिस। तो ब्लैक फंगस इसे कहते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस में क्या होता है कि ये ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ पर, जो कि आंखों तक रोशनी पहुंचाती, यानी रोशनी जो है उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है नर्व। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है ये म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ब्रेन जो है इसके अंदर नर्व टिश्यूज जो हैं, ये नर्व टिश्यूज क्या करती हैं, इस ब्रेन को डेवलप करने का काम करती है। उसका वेट जो है वो लगभग 3 पाउंड के आसपास 1.4 केजी रहता है। और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी है, पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर सेल जो हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन जो है ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ब्रेन का। यदि न्यूरॉन पे कोई इफेक्ट होता है तो हम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं पैरालिसिस वाली कंडीशन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर क्रिएट जो है वो हो जाती है। चलिए ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए है। हम लोग ब्रेन को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हिंड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, ठीक है। फोर ब्रेन मतलब फ्रंट पार्ट जो होता है। तो कई पार्ट के अंदर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेन डे जो है वो 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ब्रेन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि 24 घंटे वर्क करता है, 7 दिन ये वर्क करता है। इसीलिए एक अच्छी डाइट जो है वो ब्रेन की कैपेसिटीज को बढ़ा सकती हैं। इसलिए आलमंड्स को हम लोग प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हम लोग बात करें प्रोटीन की, मैग्नीज की, कॉपर की और रिबोफ्लेविन, और इसके साथ में कई और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। और इस बार जो थीम है, वर्ल्ड ब्रेन डे की जो थीम है वो क्या है, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये इसकी क्या है, इस बार की थीम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो एलआईसी के द्वारा ये जो बीमा योजना है, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये यहाँ पर रिलीज की गई है, लॉन्च की गई है। आप लोग याद रखना एलआईसी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, आरोग्य रक्षक पॉलिसी के बारे में। तो एलआईसी के द्वारा इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नेम आरोग्य रक्षक। इसमें क्या होगा कि ये किसको कवर करेगा? तो ये कवर करेगा 80 साल के जो व्यक्ति हैं उनको कवर करेगा। इसके साथ में ही उनके जो चिल्ड्रंस है 25 ईयर, उनको ये कवर करेगा। तो एक तरीके से जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, सर्जरीज होती हैं, मेडिकल जितने भी यहाँ पर फैसिलिटीज आप लोग लेते हैं, तो उसके लिए ये जो एलआईसी का ये जो प्लान है, इंश्योरेंस प्लान है, ये उसके अंदर काम करेगा। एलआईसी की यदि हम लोग बात करें तो 1 सितंबर 1956 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं और एम.आर. कुमार इसके चेयरपर्सन है और एमडी कौन है? सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये इसके एमडी हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब भी मेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात होती है तो वहां पर अपॉइंटमेंट्स के अंदर ये जो अपॉइंटमेंट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं जल्दी आप लोग के लिए एक अपॉइंटमेंट्स का लेक्चर जो है वो भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें हम लोग टॉप जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2021। तो ये खिताब जो है वो वेदाही डोंगरी के द्वारा ये जीता गया है। मानुषी छिल्लर पहले मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, ये तो आप लोग को पता होगा, हरियाणा से इनका संबंध है। तो यहाँ पर जो है वो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इनके बारे में यदि हम लोग देखें तो 1996 इसका इनका बर्थ है, 25 ईयर्स ऑफ इनकी एज है और बर्थ प्लेस क्या है? मिशिगन है। ठीक है, इंडिया का बर्थ नहीं है और नेशनलिटी इनके पास में अमेरिकन है। चलिए यहाँ पर होम टाउन देख सकते हैं, मिशिगन है। हाई स्कूल जो है वो इन्होंने डिप्लोमा किया है। यहाँ पर देखिए, इस स्लाइड को मैंने जानबूझ के आप लोग के लिए लिया है। यहाँ पर देखिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, जैसे इंडिया के अंदर ट्रेंड क्या है, आप लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लीग से हटकर जो स्टडीज की जाती हैं वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो आज के सिनेरियो में देखी जा रही हैं। जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ग्लोबल स्टडीज जो हैं वो यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो है वो किया गया है। तो कई सारे जो लीग से हटकर कोर्सेज किए जाते हैं वो आजकल ज्यादा क्रेज के अंदर आ रहे हैं। चलिए, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली मैगलेव ट्रेन, यहाँ पे नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, मैगलेव ट्रेन जो है जिसकी रफ्तार है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाया है तो चाइना के द्वारा इसे बनाया गया है। अच्छा, आप लोगों ने बचपन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि दो मैग्नेट्स हम लोग लेते हैं, एक होता है उसका एन पोल और एक होता है साउथ पोल। एक मैग्नेट हम लोग और ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, एक तरफ ले लिया हमने एन पोल और दूसरा ले लिया साउथ पोल। यदि इन दोनों पोल को हम लोग नजदीक लेके आते हैं तो चुंबक जो है वो एक दूसरे से दूर भागने लगती है। ठीक यही कंसेप्ट जो है वो इसी मैगलेव ट्रेन के अंदर यूज किया गया है। यहाँ पर जो पटरियां रहती हैं, ठीक है, जो यहाँ पर रेल्स रहती हैं, उन्हीं पटरियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करने लगती है और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो फिर यहाँ पर एज ए मैग्नेट जो है वो इसमें बिहेव करने लग जाती है। और इसके साथ में ट्रेन्स का जो स्लोट है वो भी क्या करता है, एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। तो ये क्या करता है कि एग्जाम्पल है कि दोनों नॉर्थ पोल जो हैं वो आमने सामने हो गए। इससे क्या होगा कि ये जो ट्रेन है वो हल्का सा ऊपर उठकर चलती है, जिससे फ्रिक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जैसे ही फ्रिक्शन खत्म होता है, घर्षण खत्म होता है, तो ट्रेन की स्पीड जो है वो ज्यादा बढ़ने लग जाती है और यहाँ पर केवल काम रह जाता है कि उसको केवल डायरेक्शन देना। तो यहाँ पे हम लोग अभी समझेंगे, देखिए कि ये मैग्नेटाइज्ड ट्रेन है। तो मैग्नेटाइज्ड ट्रेन का ये तो आप लोग मेन समझ चुके हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेट्स ऑन ए लार्ज स्केल, तो लार्ज स्केल मतलब कि जहां पर पटरियां हैं उसके अंदर क्या किया जाएगा, मैग्नेटिज्म जो है उसको डेवलप किया जाएगा विदाउट टचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे आप लोग इस कंसेप्ट को शायद समझ गए होंगे कि दोनों एन पोल जो है वो एक साथ बन जाएंगे नॉर्थ पोल, और उससे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, दूर भेजेंगे, जिससे यहाँ पर घर्षण जो है, फ्रिक्शन, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ऐसी हाई स्पीड जो है 600 किलोमीटर की वो गेन की जा सकती है। और चाइना ने ये बहुत ही बेहतरीन काम किया है। देखिए, चाइना से हमारी कोई जानी दुश्मनी नहीं है। कोई भी काम करे, कोई अच्छा देश, अच्छा काम जो है वो कोई भी देश करे, चाहे वो चाइना करे, पाकिस्तान करे, हम लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है, अपने वॉर जो है वो अपनी जगह हैं और इकोनॉमी टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी जगह है, तो दोनों को सेपरेट करके देखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 600 किलोमीटर की जो स्पीड है, इसके साथ में बीजिंग से संघाई तक 2.5 घंटे के अंदर ये दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर की वो तय की गई है। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन स्पीड यहाँ पर मिल चुकी है। चाइना की यदि हम लोग बात करें तो ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। कॉन्टिनेंट्स का मैंने पहले भी बताया है कि एशिया सबसे पहले पे आता है, फिर अफ्रीका आता है। मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, एक तो है एशिया, फिर उसके बाद में आता है अफ्रीका, ठीक है, फिर उसके बाद में आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, उसके बाद में फिर अंटार्कटिका। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, 5th नंबर पर अंटार्कटिका जो है
ये आता है, 6 पर कौन आता है, यूरोप आता है, और उसके बाद 7 पर कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये जो है ये ऑर्डर याद रखना। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज है तो फिर मुझे बताना, बिल्कुल आप लोग जरूर जानते होंगे, मुझे पता है कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स मैंने बताए हैं, इन कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी जो है उनका नाम जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। कैपिटल क्या है, बीजिंग इसकी कैपिटल है, रैन मिनबी जो है ये, या फिर युआन जो है वो यहाँ की करेंसी है चाइना की, शी जिनपिंग यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। फिर मैकमोहन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है, और यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है, यांगसी है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है वो नदी है, और ये फिर येलो सी के अंदर जाकर गिरती है, तो येलो सी के अंदर जाकर गिरती है। फिर चाइना जो है वो 14 कंट्रीज के साथ में अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट जो है इसके अनुसार जो है किसकी द्वारा जारी की जाती है, और इसके अनुसार तमिलनाडु जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आया लाइटनिंग के अंदर। मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को पढ़ाया था कि बिहार जो है वो सबसे ज्यादा लाइटनिंग की घटना देखी गई है, लेकिन वो 2021 की बात है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है वो अर्थ नेटवर्क के द्वारा क्या की गई है, रिलीज की गई है, अर्थ नेटवर्क ने रिलीज की है। तो यहाँ पे हम लोग को समझने की जरूरत है कि ये जो लाइटनिंग जो है इतना ज्यादा होता क्यों है। देखिए, जब भी लाइटनिंग आती है तो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं कि एक साथ जुड़ जाते हैं, और उसी से लाइटनिंग की प्रोसेस जो है वो डेवलप हो जाती है। या हम लोग कहें कि ये जो लाइटनिंग है वो वहां की जो एयर है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है, इसको आयोनाइज्ड कर देती है, जिससे इलेक्ट्रिक की ये जो लाइटनिंग की घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं। तो ये जो है वो 22.6, ठीक है, तो इतना इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीज जो है वो इनके अंदर आया है इन घटनाओं के अंदर। तो द हाईएस्ट लाइटनिंग इंसिडेंट इन 2020 हैव बीन सीन इन तमिलनाडु, सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और कर्नाटक के अंदर। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया। तो रिपोर्ट किसने जारी की है, अर्थ नेटवर्क्स ने ये जारी की है। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, नया मोटो जो है वो क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी इसका करेक्ट आंसर है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अलग अलग रिंग्स हैं, 5 रिंग्स जो हैं वो ओलंपिक की है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि एशिया के लिए कौन सी कलर की रिंग जो है वो अलॉट की जाती है। ठीक है, तो 23 जुलाई से ओलंपिक जो है वो अब शुरू होने वाले हैं, मतलब आज से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये तो है कौन सी लैंग्वेज, ये है जापानीज लैंग्वेज, लेकिन इसका हिंदी मीन्स देखिए फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो ये क्या है, ये जो है वो पुरानी थीम है, लेकिन इसके साथ में टुगेदर जो शब्द है वो भी जोड़ दिया गया है। तो थॉमस बाग जो है वो आईओसी के क्या है, प्रेसिडेंट हैं, और इन्हीं के द्वारा ये सजेशन दिया गया था कि ये जो मोटो है इस लाइन को क्या किया कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। NEA स्काउट स्पेस क्राफ्ट इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट, तो नासा के द्वारा ये डेवलप किया गया है। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ एक मिशन बताता हूं। जैसे पहला जो मिशन है उसको आप लोग याद रखिए, वो है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन जो है, एक तो आप लोग ये याद रखिए, ये किसके लिए है, ये है मून के लिए। फिर दूसरा आप लोग याद रखिए लूनार गेटवे, एक है लूनार गेटवे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस मिशन ये कहता है कि 2024 तक, 2024 तक चंद्रमा की धरती पर पहुंचना है विथ ए फीमेल एस्ट्रोनॉट, एक महिला जो है उसके साथ में चंद्रमा की धरती पर पहुंचना है। लेकिन उससे पहले एक मिशन और है लूनार गेटवे। इसमें क्या होगा कि चंद्रमा की धरती पर उतरने से पहले यहां पर चंद्रमा के चारों तरफ, मून के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करने के लिए एक जो है वो स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए जो मिशन है वो है लूनार गेटवे। ठीक है, चांद पर पहुंचने के लिए आर्टेमिस, और यहां पर स्पेस स्टेशन जो है वो निर्मित किया जाएगा किस मिशन के तहत, लूनार गेटवे मिशन के तहत। और इसी के लिए पेलोड भिजवाने के लिए ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसका क्या नाम है, NEA स्काउट। शायद आप लोग समझ गए होंगे आर्टेमिस मिशन के बारे में और लूनार गेटवे मिशन के बारे में, दोनों ही किसके हैं, नासा के हैं। तो NEA की फुल फॉर्म हम लोग देख सकते हैं, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो एस्ट्रॉइड का क्या करेगा, इसमें अध्ययन किया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि इट इज वन ऑफ द वेरियस पेलोड्स बीइंग सेंट अंडर आर्टेमिस 1। तो आर्टेमिस मिशन क्या है, 2024 तक एक महिला अंतरिक्ष यात्री के साथ में, फीमेल एस्ट्रोनॉट के साथ में कहां पहुंचना है, चंद्रमा पर पहुंचना है। लेकिन लूनार गेटवे मिशन ये कहता है
कि यदि मान लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही एक जो है स्पेस स्टेशन ऐसा होगा जहां पर उन टेक्निकल खामियों को दूर किया जा सके, और वो कौन सा है? लूनार गेटवे मिशन है। चलिए आगे देखिए, किस आईआईटी संस्था ने एमलैक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण जो है उसको विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका वर्क पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या वर्क करता है। यहां पर आप लोग के पास में एक क्या है, टेबल है। इस टेबल के अंदर आप लोग देखिए कि CO2 है। सबसे पहले CO2 जिस मात्रा में हम लोग लेते हैं उससे ज्यादा मात्रा के अंदर हम लोग छोड़ते हैं, तो 0.04% जो है ये तो है एनवायरमेंट के अंदर, और उससे ज्यादा जो है 4% वो हम लोग रिलीज करते हैं। फिर ऑक्सीजन जो है वो वातावरण के अंदर एनवायरमेंट में 21% है, और इससे कम जो है वो रिलीज की जाती है। कम कितनी हुई है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 4% जो है वो इसमें कमी आई है, और यही 4% जो है वो टिश्यूज की सेल जो है वहां पर काम में आती है। तो इसलिए ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां तक कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो सेल जो है वो इससे क्या बनाती है, फूड जो है वो बनाती है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। लेकिन रेस्पिरेशन में एकमात्र ऐसी गैस जो कि जिस मात्रा में ली गई है उसी मात्रा के अंदर वापस निकाली गई है, तो वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। यहां पर मान लीजिए कि ऐसा कर दिया जाए कि किसी की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी के होते चलते जिस मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही है उससे कम मात्रा में उसके बॉडी से बाहर ऑक्सीजन निकले, तो हम लोग कहेंगे कि उसकी बॉडी के अंदर वो जो ऑक्सीजन है वो स्टोर रह गई है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम नहीं जाएगा। और ये जो हम लोग अभी यहां पर देख रहे हैं, क्या एमलेक्स जो है ये इक्विपमेंट क्या करेगा कि इसी रेशो को मेंटेन करेगा कि CO2 जो है उसको तो रिलीज करेगा जबकि ऑक्सीजन की मात्रा उसको कम रिलीज कर पाएगा। ठीक है, वाटर वेपर जो है वो ब्रीदिंग के अंदर जब इनलेट होता है तो लो होता है, जबकि हाई जो है वो किस समय होता है, जब ब्रीथ आउट होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि एज ए टेम्परेचर मेंटेन जो है उसका भी काम करता है। ठीक है, तो आईआईटी रोपर के द्वारा ये जो टेक्नोलॉजी है इसका डेवलप किया गया है, और ये सारी चीज जो है वो मैंने समझा दी है कि एमलेक्स सप्लाइज ए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द पेशेंट ड्यूरिंग inhalation and during travel, saving the flow of oxygen when the patient exhale CO2। तो जब वो CO2 एक्सेल करेगा तो उस समय जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करेगा, वो क्या करके रखेगा, कंट्रोल करके रखेगा। चलिए, चालू वित्त वर्ष मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर किस कंपनी ने 10% कर दिया है? तो कौन से वो इंस्टीट्यूशन है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के चलते जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसके अंदर कहीं ना कहीं डाउनफॉल आया, और यहां पर घटाकर 11% से 10% कर दिया गया है एडीबी के द्वारा। देखिए, आप लोग को एक ट्रिक में यहाँ पे बताता हूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर है। देखिए, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो है इसके अंदर फंड किसके द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है? वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो आप लोग याद रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर दिखे वाटर, जहां पर आपको दिखे एनवायरमेंट, ऐसे फिर बायोडायवर्सिटी, ऐसे जहां पे वर्ड आपको क्वेश्चन के अंदर यूपीएससी में देखने को मिले और आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम पता नहीं है, तो आप लोग आंख बंद करके एशियन डेवलपमेंट का बैंक जो है इसका नाम वहां पर ले सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है इसने 11% से 10% बताई है, क्योंकि सेकेंड वेव जो था इसके अंदर काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम आई, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, 6% है मार्च 2021 के अंदर। 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग जो है वो ट्राई कलर के अंदर इसको एडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया था इस ट्राई कलर को? तो 1931 के अंदर पी वेंकैया, तो पी वेंकैया के द्वारा ये क्या बनाया गया था? ये तिरंगा जो है इसको निर्मित किया गया था। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा मैडम भीकाजी कामा, तो 1907 के अंदर मैडम भीकाजी कामा ने क्या किया था? जर्मनी के अंदर सबसे पहले इसी
इंडियन जो फ्लैग है इसको क्या किया था, विदेश के अंदर, जर्मनी के अंदर लहराया था। एक केस मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, वो केस है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। नवीन जिंदल नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस के अंदर ये बताया गया था कि जो इंडियन फ्लैग है, ठीक है, जो तिरंगा है, वो आम जन के लिए, आम लोगों के लिए भी यूज करने के लिए होगा। पहले तो क्या था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वही यूज कर सकते थे इंडियन फ्लैग को, लेकिन इसके बाद में, इस केस के बाद में ये जो था वो आम नागरिकों के यूज में भी आने लग गया। ये जो है वो 3:2 के अंदर होता है और इसके लिए एक बहुत ही अच्छे कपड़े की जरूरत पड़ती है इसको निर्मित करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे केस का जरूर नाम याद रखना, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसको किस आर्टिकल में इंक्लूड किया जाता है, आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 19 ये कहता है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप अपने राष्ट्रभक्ति जो है, नेशनलिज्म, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर काउंट होता है। तो नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है और यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द ट्राई कलर ऑन दिस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अनफ्लोड दिस ट्राई कलर ऑन 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को ये क्या किया गया था, ये फहराया गया था, ठीक है। और यहां पर देखिए आप लोग 22 जुलाई 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये हेड की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। चलिए 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया है? तो S-500, S-400 ऐसे कई टर्म जो हैं वो आप लोग को सुनने को मिलेगी और यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रशिया रहेगा। इजराइल की एक मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी बताता हूं जिसका नाम है आयरन डॉम। तो आयरन डॉम क्या करता है, आयरन डॉम को पहले समझिए कि एक ऐसा डॉम निर्मित है, उसके अंदर यदि कोई भी मिसाइल छोड़ी जाती है किसी दुश्मन देश के द्वारा, तो उसको हवा के अंदर ही उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो है कौन सी, आयरन डॉम। और ये किसके पास में है, इजराइल के पास में। ठीक वैसे ही इंडिया जो है वो रशिया से S-400 जो खरीदने की बात कर रहा है, लेकिन रशिया जो है वो काफी ज्यादा इसमें आनाकानी कर रहा है, जबकि चाइना के पास में पहले से ही S-400 की टेक्निक है। अब जो है उससे भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है S-500 वो रशिया के द्वारा क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है, जो कि एंटी मिसाइल सिस्टम है। मतलब किसी दूसरी मिसाइल को, दुश्मन देश की मिसाइल को वो हवा में ही क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। रेंज इज एक्सपेक्टेड टू दी 600 किलोमीटर, काफी ह्यूज रेंज जो है वो यहां पर रखी गई है, ठीक है। चलिए बढ़े हम लोग आगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इज आल्सो नॉन एज ट्रिम्पेटर एम एंड प्रोमिथस। तो यहाँ पे दो नाम जो हैं वो इसके एडिशनल नाम आप लोगों को याद रखने हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? देखिए एफडीआई की यदि हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है वो कौन से देश के द्वारा आता है? तो वो आता है किसके, सिंगापुर के द्वारा। तो यहां पर जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें भारत की क्या पूछी गई है, रैंक पूछी गई है। तो इसके अनुसार भारत को जो है वो 5वां स्थान, 5th जो है वो यहां पर रैंक मिली है। और देखिए जैसे सिंगापुर से आया है, उसके बाद में मॉरिशस से आया है भारत के पास में एफडीआई, और आपने दूसरा नाम सुना होगा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर क्या है, इंस्टीट्यूशनल मतलब कि यहाँ पे परमानेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, केवल शेयर जो है वो परचेस किए गए हैं। जबकि एफडीआई में क्या है कि पर्टिकुलर परमानेंटली लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कनाडा की जो कैपिटल है वो क्या है, ओटावा, ठीक है। कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। महमूद जमाल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महमूद जमाल को पहली बार जो है अश्वेत हम लोग कहेंगे, और उनको सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो नामित किया गया है।
ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है? तो रिसेंटली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश रहेगा। तो आरटी-पीसीआर टेक्नोलॉजी क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो कोरोना है, तो कोरोना वायरस क्या है? वो है सिंगल हेलिकर आरएनए वायरस। उसको कन्वर्ट किया जाता है डीएनए के अंदर, और डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद उसकी कई रेप्लिकास बनाने के लिए आरटी-पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। और जब इसकी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो वो 72 आवर्स के लिए वो वैलिड रहती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि जब भी कोई दूसरे राज्य से आता है या कोई बाहर से आता है तो उसके पास में 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आरटी-पीसीआर जो रिपोर्ट है इसको क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 72 आवर्स की ये जो रिपोर्ट है वो वहां पर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कोविड के केसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव जो है वो जल्द ही आने वाली है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो दावा कर रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो 4 जुलाई से आ चुकी है। 22 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी। पेड्रो कैस्टिलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो है पेरू। गुरेज पर्व जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जो है वो ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है। महिलाओं के लिए किस राज्य में पुलिस जो है वो पिंक प्रोटेक्शन, तो किसकी है ये? यह है केरल गवर्नमेंट की। हाल ही में आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को शामिल किया है? तो 3 देशों को शामिल किया है। हाल ही में किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक जो हैं इनकी जो अनिवार्यता है इसको समाप्त कर दिया है? तो वो है सऊदी अरब। हाल ही में गुजरात में किस जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित की गई है? तो वो है कच्छ। किस शतरंज खिलाड़ी ने स्पार्श ट्रॉफी 2021 जीती है? तो वो है विश्वनाथन आनंद। हाल ही में किस राज्य का हाईकोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्रवाई जो है उसको प्रसारित करेगा? तो वो है गुजरात। फिर है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन जो है इसका सफल परीक्षण किसने किया है? इसका सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। डॉक्टर कंबपति हरि बाबू जो है वो कहाँ के बने हैं? यह है मिजोरम के। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो किसकी है? वो है महाराष्ट्र की। और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है इनको वेरीफाई करेगा। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेडी एआई है ये, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो है फेडरल बैंक। 20 जुलाई को ईद की नमाज के दौरान किस देश के राष्ट्रपति भवन को 3 रॉकेट से निशाना बनाया गया है? तो वो है, ये 22 जुलाई का स्टडी क्लोज क्वेश्चन था। आप लोग को बताना था कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? माना पटेल जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। माना पटेल जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, नेत्रा कुमारन किस क्षेत्र के अंदर बनी थी? ये तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी काफी अच्छा बताया है। ये है आज आपका स्टडी क्लोज क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस नए मंत्रालय के गठन को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी विद आंसर्स, और आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको क्विज टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर उसका क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी क्लोज के लर्निंग ऐप जो है वो लॉन्च कर दी गई है, स्टडी क्लोज लर्निंग ऐप, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए और वहां पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। 50% डिस्काउंट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन। चलिए कल मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।